नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव का जातिवाद केंद्रित होने वाला है, क्योंकि इसमें ब्राह्मण वोट काफी अहम होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वोट पर नजर जमा ली है। समाजवादी भी अब ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के ये ब्राह्मण सम्मेलन यूपी के बलिया जिले से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश में 13% लगभग ब्राह्मण हैं, जिनके वोट्स विभिन्न दल हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों में बसपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी यानी कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू किया गया ब्राह्मण सम्मेलन 5 चरण में होगा। सभी का आगाज यूपी के अलग अलग धार्मिक नगरी से किया जा रहा है। तो वहीं बसपा का दावा है कि 13% ब्राह्मण और 23% दलित मिलकर भाईचारा कायम कर लें तो राज्य में बसपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने में लगी है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं, जिसके बाद सभी दलों ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यूपी की सियासत में आखिर ब्राह्मण इतना अहम क्यों हो गया और ब्राह्मण का रुख क्या होगा, इसी विषय पर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासत में अब ब्राह्मण फैक्टर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत है वो 11 से 14% है और लगभग कई जगहों पर 15% तक ब्राह्मण वोट इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 115 विधानसभाओं में ब्राह्मण वोट ही तय करते हैं कि कौन विधायक चुना जाएगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 403 सीट में से अगर 115 सीट पर अगर ब्राह्मणों के वोट आने से फायदा है तो वाकई छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है। और यही प्रयास है कि सभी दल अब ब्राह्मणों को एकजुट करने में लग गए हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करने में लग गए हैं। आज इस विषय को चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं विनीत शुक्ला, नेता बीजेपी से, राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से और अभय कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं और उसके अलावा आरक्षण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से है, क्या बीजेपी से ब्राह्मणों का मोह भंग हो गया है? अब और पार्टियां जिस तरह से ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से कुछ कमी रही है, तभी ये उसका फायदा उठाकर जो दोनों दल हैं वो कोशिश में हैं कि ब्राह्मण अब उनके पाले में आ जाए। विनीत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, सभी से जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं। राजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, आप भी तैयारी में हैं? पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। उसके लिए अगर हमें ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ेगा तो हम ब्राह्मण सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, दलित सम्मेलन करना पड़ेगा तो वो भी करने जा रहे हैं, मुस्लिम, जाट, गुर्जर, कच्छप, सैनी एक मंच पे पश्चिम में आए उसके लिए भी हम प्रयास करने जा रहे हैं। चुनाव है और चुनाव में हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने जो भी स्तंभ है उनको मजबूती के साथ मजबूत करके सरकार बनाने के कवायद को मजबूत करे। मौजूदा सरकार अगर जाति धर्म पे काम करती है तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है। सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है। दिनेश जी, आपको और मुझे याद है जब हम लोग हाई स्कूल का पेपर देते थे, लास्ट जो 6 मंथ का छमाही था, तो जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था वो कुछ नहीं लिखते थे और पता नहीं क्या क्या लिख के चले आते थे। तो बीजेपी के पास अगर कुछ बताने को नहीं होगा तो बीजेपी यही बताएगी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति के पैमाने को सेट करेगी, चुनाव लड़ने की चीजों को बताएगी। लेकिन क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारे पास काम तो है नहीं कुछ बताने को कि हम अब काम बताएं कि हमने 5 साल में क्या किया। पिछले चुनावों में काम बताया था आपने?
क्या सवाल है? पिछले चुनावों में आपने काम ही बताया था। देखिए, पिछला चुनाव जनता ने स्वीकार दूसरी नहीं किया परिस्थिति- आपका काम। ना 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 ना, जनता स्वीकार करती है। पिछला चुनाव जो हुआ वो 3-4 कारणों से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चला गया। पहला, समाजवादी पार्टी के 5 साल के शानदार काम के एवज में हम काम बताते रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सबसे मूलभूत कारण है कि यहाँ पे चुनाव जाति के आधार पे होते हैं और जातिवार ही होते हैं, उसका दूसरा कोई पैमाना नहीं है। उस चीज को हमने बिल्कुल भुला दिया था। हम विकास पे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो पार्टी इग्नोर करेगी उसका हाथरा हमारा ही वाला हो जाएगा, जो 2017 में हमारा हुआ था। तो समाजवादी पार्टी 2022 को लेके पूरी तरीके से सूचीबद्ध तरीके से और जिस तरीके से हमें जातीय समीकरण बैठाने पड़ेंगे उसके आधार पर लड़ेंगे। चलिए। लेकिन बीजेपी को ये बात बतानी पड़ेगी जनता को कि उन्होंने क्या काम किया है। काम के आधार पे चुनाव लड़ेंगे, तो अगर काम के आधार पे लड़ेंगे तो उन कामों को उनको क्रमबद्ध, सूचीबद्ध तरीके से गिनाना पड़ेगा। पहले सिंगल इंजन के काम बताएं, फिर डबल इंजन के काम बताएं, दोनों कामों के आधार पे उनको चुनाव में जाना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। विनीत जी, आप तक अब आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही दिनेश जी। जी विनीत जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अब ब्राह्मण वोट बैंक का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? देखिए दिनेश जी, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता विश्वास करती है उनके विकास के कामों पर। विकास के जो मानक, जो पैमाना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है, हम उसी आधार पर 2022 में चुनाव में जा रहे हैं। लोग, दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर ही हम चुनाव में जाएंगे। तो पहले भी ये लोग जाति ही को लेकर के आगे रख करके ही सरकार में सत्ता भी चला रहे थे और चुनाव में भी। इसी तरीके से ये लोग जातियों में बांट करके उत्तर प्रदेश को देखना चाह रहे हैं। लोहिया की विचारधारा को त्याग कर आज सिर्फ और सिर्फ अपराधी, गुंडों, माफियाओं और उनके कारनामों के आधार पर ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो पायदान पे व्यक्ति हैं, उनके उत्थान के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचा करके हमारा एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय लेवल या राज्य स्तर का कार्यकर्ता नेता हो, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हासिल किया है, लोगों के बीच काम किया है। लाखों रोजगार उपलब्ध कराने में हमारी सरकार सफल हुई है। 6.5 लाख रोजगार सरकारी और एमएसएमई सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में भी तमाम रोजगार उपलब्ध कराए हैं। चलिए, चाहे राजीव जी। कोरोना की 2 साल की महामारी का समय रहा हो, राजीव कोरोना जी। की महामारी का जो कोविड प्रबंधन था, सबसे बेहतर कोविड प्रबंधन करने में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल, सफल रही है। बिल्कुल। पूरे विश्व नदियां में देखी हैं। आज बाहर के देश देश ने भी नदियां देखी हैं आदरणीय पूरी। योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल। तारीफ कर रहे हैं। राजीव जी, क्या उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान सरकार है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच का जो शिकूफा फैल रहा है, वो क्या ब्राह्मण वोटों को बीजेपी से अलग करेगा? क्या बसपा उसको ले पाएगी, सपा उसको ले पाएगी? कौन ब्राह्मण वोटों को ले पाता है ये तो चुनाव समीकरण आते आते, जब चुनाव नजदीक आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये जो समीकरण पैदा हुआ, ये कहीं ना कहीं विनीत शुक्ला जी की पार्टी की गतिविधियों के कारण आज पैदा हुआ। पहले भी था ये काम, ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था से कहीं उत्तर प्रदेश दूर था। जाति व्यवस्था में तो पिछले कई सालों से देश की हर राज्य सरकारें जाति व्यवस्थाएं पे बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अचानक ब्राह्मण का जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी के अंदर खुद एक विचार चलने लगा था कि माननीय योगी जी और मोदी जी इस पे विचार करने लगे थे कि क्या कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो हमारे दल से हट रहे हैं, वो किस जाति विशेष से हैं, उनके कारण क्या हैं। ये मंथन ये कई महीनों से कर रहे थे, जिसको सारे राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उत्तर की ये कहीं ना कहीं कठिनाइयां यहाँ पे है। अच्छा, कठिनाइयां थी कहाँ
उसका भी रीजन बताऊं मैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर एक नैरेटिव बना। नैरेटिव क्या बना कि ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में अत्याचार की शुरुआत हो गई पिछले 1 सालों में। आप हमीरपुर, आपको याद होगा हमीरपुर में एक मिश्रा जी थे, उनकी हत्या की कोशिश की गई, फिर उन्होंने थाने चौकी में, फिर तहसील में मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उस बीच में उनकी हत्या भी हो गई, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं करी। और यहाँ तक कि अभी सरकार, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सरकार इनकी, यहाँ इनकी, पूरे भारत में सरकारें इनकी चल रही है, लेकिन वो आईपीएस अधिकारी जो है जिसके ऊपर आरोप लगा मिश्रा जी की हत्या के, वो आज तक पकड़ा नहीं गया। पाटीदार, मैं खुल के नाम लूं। इस तरह से कानपुर के अंदर घटना हुई, इस तरह से भदोही के अंदर घटना हुई। ये सारी घटनाएं जोड़ करके लोगों का एक नैरेटिव बना पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग के अंदर कि यार क्या कोई ऐसी स्थिति बन रही है क्या कि हमको जो है कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का या कहीं ना कहीं दबाने का कार्य हो रहा है। और ये भाजपा की तरफ से बना। तब सारे दलों ने, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इस मुद्दे को लपकने की कोशिश करी और लपक लिया। आज ब्राह्मण समाज जो है इनसे दूर हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, उसका कारण ही यही है। और ये स्वयं अपने दल, अपने पार्टी के अंदर इस चर्चा को मंथन करने के बाद ही ब्राह्मण समाज जो है दूसरी तरफ आगा। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज बता दें, ब्राह्मण समाज को, इनको ये मंथन करते या ना करते, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थिति बन गई थी 2-4 सालों में। ब्राह्मण समाज को ऐसा लग रहा था कि हमको कहीं ना कहीं दूसरे पायदान, तीसरे पायदान पे डाला गया है, हमको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, हमको जो मिलना चाहिए निचले स्तर पे, जहां से ब्राह्मण समाज अपने जो इनके सेक्टर बूथ के कार्यकर्ता थे उनको जो लाभ दिलवा पाता वो नहीं दिलवा पाया। वहां से उसकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती रही। और नाराजगी बढ़ने का कारण रहा कि इनको कहीं ना कहीं ये सताने लगा कि ऐसा तो नहीं कि माननीय योगी जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के कारण हमको जो है कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं। दिनेश जी, मैं अपने साथी मित्र बसपा के हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी की इतनी इनको चिंता है, अपनी पार्टी के अगर 1% भी चिंता कर लेते तो शायद बसपा का उद्धार होता। बसपा में क्या ये बता सकते हैं कि बिना पैसा लिए श्री बहन जी के दर्शन हो पाएंगे, या बहन जी बिना पैसा लिए टिकट ये दिला पाएंगे? ये आश्वासन क्या ये दे सकते हैं? ये आश्वासन अगर दे दें तो पता चले कि भाजपा से इनका और ब्राह्मणों के प्रति कितना प्रेम है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर मंच पर अयोध्या से जो कार्यक्रम संचालित कर रहे थे बसपा के नेता, वहां पर जितने भी मंच पे मौजूद थे वो नेता सिर्फ ये आश्वासन दिला दे कि ब्राह्मणों को बिना पैसे लिए क्या टिकट दे सकते हैं। इन दोनों पार्टियों के नेताओं को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार रहती है तो सिर्फ और सिर्फ जाति को, एक जाति को केंद्रित करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। अगर इन लोगों ने ब्राह्मणों का उत्थान किया होता, गरीब कन्याओं की, ब्राह्मण कन्याओं की शादियां करवाई होती, गरीबों का उत्थान किया होता बिना भेदभाव के, तो शायद ब्राह्मण आज आगे वो भी चल करके अगले पायदान में दिखाई पड़ता। लेकिन इन लोगों ने उन सबको कुचलने का काम किया, उनकी सनातन संस्कृति को कुचलने का काम किया। ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रवाद के साथ रहा है, राष्ट्रवादी रहा है। प्रबुद्ध वर्ग हमेशा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगी पार्टी, उसी के साथ ब्राह्मण वर्ग जाएगा। चलिए मनोज जी, इस तरीके की अराजक और अपराधी और गुंडों की पार्टियों के साथ ब्राह्मण समाज नहीं जाने वाला। आज उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी में, आदरणीय मोदी जी में, विकास पुरुष आदरणीय योगी जी में अपना भविष्य देखती है। जो सुरक्षा की भावना आदरणीय योगी जी के अंदर देखती है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। तमाम दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनती है तो उनको समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगा करके जाते हैं और हथौड़े से गर्दन तोड़ दी जाती है। वही स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी के मुखिया के द्वारा जो कृत्य किया गया दलित बेटी के साथ, वो सब कोई भूला नहीं है। चलिए मनोज जी, मनोज जी मैं ये पूछूंगा कि अयोध्या के अंदर राम भक्तों जैसे कि अभी विनीत जी भी बता रहे थे, विनीत जी पर अत्याचार करना,
ये सब उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता आज भी नहीं भूली है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके कारनामों को जानती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विकास के साथ जाना चाहती है और विकास पुरुष है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मनोज जी, मैं सीधी सीधी एक बात जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी विनीत जी ने भी कहा कि जो वोट ले लिए जाते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा सरकार बनाई जाती है, क्योंकि 115 सीट लगभग उत्तर प्रदेश की सीटों पर ब्राह्मण हस्तक्षेप रखते हैं कि 115 सीटें जो हैं वहां पर उनके हेर फेर के बिना टिकट या जो भी जीत है किसी भी विधायक की वो तय नहीं हो पाती है, और ये महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए जो 11 से 14% तक का ब्राह्मण वोट बैंक है उसको लुभाने की सभी दल कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद जो गरीब तबके का ब्राह्मण है उसके लिए आज तक किसी पार्टी ने क्या किया? आरक्षण सभी के लिए मांगा जाता है, दलितों के लिए मांगा जाता है, अच्छी बात है, ओबीसी के लिए मांगा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जो अगर सामान्य वर्ग में भी जो सबसे निचले दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास सही से 1 या 2 समय का भोजन भी नहीं हो पाता खाने का, उनके लिए किस तरह के आप लोगों ने प्रयास किए, किसी भी पार्टी ने? मैं सभी से यही सवाल पूछूंगा, सभी से इसका जवाब लूंगा। सबसे पहले मनोज जी आपसे। दिनेश जी, सबसे पहले मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। क्या उत्तर प्रदेश की विगत 5 सालों की जो सरकार थी लगभग उसमें ब्राह्मण क्या सुरक्षित था? अगर था तो मैं विकास दुबे का नाम नहीं लूंगा। अगर वो अपराधी था तो उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठता है कि अगर उसने महाकाल के दरबार में सरेंडर किया था तो उसको न्यायालय की प्रक्रिया में जाके फांसी सजा होनी चाहिए थी, फास्ट ट्रैक के थ्रू होनी चाहिए थी। कोई एसटीएफ की संगीनों के बीच में कोई व्यक्ति कैसे भाग सकता है, ये बात सोचनी है। और भागना ही था तो सरेंडर क्यों करता, ये क्वेश्चनिंग है। और वो इसलिए कोई अपराधी हो, आतंकवादी हो, कोई मतलब कोई निरपराधी व्यक्ति हो, उसको जो नियमानुसार सजा है उसके हिसाब से देनी चाहिए। दी क्या बीजेपी ने? दी तो जनता जानती है, ब्राह्मण भी जानते हैं। दूसरी बात, जब संतोष तिवारी की हत्या लखनऊ में होती है, जैसा हमारे बीएसपी के साथी ने बताया, जो हमारे एक त्रिवेदी जी थे या मिश्रा जी थे हमीरपुर में, उनको पाटीदार एसपी के षड्यंत्र के तहत पैसे की उगाही के तहत जब पैसा वो नहीं दे पाए तो उनकी हत्या कर दी। एसपी के द्वारा हत्या उनकी करी गई, लेकिन आज तक वो, अगर एसपी निर्दोष है तो उसको सामने आना चाहिए था। तो इतनी बड़ी सरकार, डबल ट्रिपल 4 पेंशन की सरकार, विश्व गुरु वाली सरकार, और अपने देश के एक एसपी को नहीं पकड़ पाई। हम नीरव मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, न ललित मोदी की बात कर रहे हैं, न विजय माल्या की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस एसपी की जो भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत कार्यरत है। पता नहीं सैलरी मिल रही नहीं मिल रही उसको, या वो भाग के पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, सरकार को बता। संतोष तिवारी के पास 17 पुलिसकर्मी की ड्यूटी समाजवादी पार्टी ने लगाई थी, वो भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्या हुआ? उनकी हत्या कर जाती लखनऊ में। हिंदू महाराष्ट्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो अमिताभ बच्चन करके जो थे, उनकी हत्या लखनऊ में वॉक करने जाते कर दी जाती है। कितने नाम गिनाऊं? खुशी दुबे के नाम फिर से मैं लूं, मेरे ख्याल से जनता जान चुकी है। भदोही के मिश्रा जी के साथ क्या अत्याचार हुआ, षड्यंत्र हुआ, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। हरशंकर तिवारी गोरखपुर के हैं, नेता रहे, मंत्री रहे, उनके कैसे घर पे सैकड़ों ट्रक पीएससी पहुंच जाती है, फिर आरएसएस का फोन जाता है, तब जाके बाबा उस पीएससी को वापस लेते हैं। इस तरह के सैकड़ों अनगिनत केस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे हुए। मैं ब्राह्मणों पे इसलिए फोकस हूं, मैं बातें और भी कहूंगा। क्या बीजेपी ये बताना चाहती है कि सबसे आपराधिक प्रवृत्ति की अगर कोई जाति है उत्तर प्रदेश में तो क्या वो ब्राह्मण है? बीजेपी ये लगातार बताना चाहती है। लखनऊ के गोमती नगर में एक आजमगढ़ का लड़का था, उसको बदमाश बता के उसका इनकाउंटर कर दिया, दिन दहाड़े इनकाउंटर कर दिया गया। उसके खिलाफ कुछ मुकदमे चल रहे थे, निश्चित तौर पे बहुत सारे मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे चल रहे थे, मुकदमे केशव प्रसाद मौर्य पे चल रहे थे, मुकदमे बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए पे चल रहे हैं, मुकदमे सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद पे चल रहे हैं। क्या सब पे गोली मार दी जाए? क्या सबका इनकाउंटर कर दिया जाए? क्या न्यायालय प्रक्रिया से उसको नहीं मौका मिलना चाहिए? क्या हमारा सिर्फ इतना कहना, हम किसी को प्रश्रय नहीं देते। अगर आप ये चलन खत्म करना चाहते तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी से और योगी जी से कि आप न्यायपालिका बंद कर दीजिए। काहे कोई को न्याय वाली बात हो, ऑन स्पॉट फैसला कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है उसको न्यायालय में जाने की कि मैं अपराधी हूं अथवा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को अपराधी बनाया भी जाता है। इसलिए हमारी न्यायालय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है।
क्या बीजेपी ने इन सात कामों को बेहतर ढंग से अगर किया है तो ब्राह्मण उनको वोट दे, बार बार दे, 100 बार दे, 1 लाख बार दे, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अच्छा, ब्राह्मण सबसे ज्यादा आस्थावान होता है, धर्म के काम में लीन होता है। क्या जब राम मंदिर पे चंदा चोरी का आरोप लगा तो क्या उसका ध्यान रखा गया? क्या उन भक्तों का ध्यान रखा गया क्या कि उनके मन में जो टीस है उसकी जांच करा ली जाए? आखिर पैसा वो कहाँ गया? क्या बीजेपी के लोगों ने जवाबदेही की? नहीं की। तो फिर आप वोट किस मुंह से मांगोगे? मैं नहीं ये कोट करता कि समाजवादी पार्टी को कोई वोट दे। क्यों? क्योंकि हम काम के नाम पे करते हैं। हमने विश्व का सबसे बेहतरीन पार्क लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जी के नाम से बनाया। वो यादव नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, जय नारायण के नाम से जेपी सेंटर बनाया। हमने लखनऊ में एक्सप्रेस वे बनाया, मेट्रो सिटी बनाई, और इस तरह के लखनऊ के सैकड़ों काम करवाए जो काम है, काम जिसको कहा जाता है कि काम। लोहिया जी के नाम पे आप सिद्धांतों की बात करते हैं, शानदार हॉस्पिटल लोहिया जी के नाम से लखनऊ में पीजीआई, मिनी पीजीआई और हॉस्पिटल बना हुआ, आप देख सकते हैं। अभी एक और अस्पताल हमारी सरकार का था लोहिया, जो पुलिस मुख्यालय के बगल में बनना था, आपने उस काम को रोक दिया, नहीं किया काम। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी पुल, कितने और ब्रिज बनाए हमने, ये सारी सरकारें काम करती। मैं इसको नहीं कोट करता, लेकिन मुख्य रूप से किसी जाति को अपराधी बना के उस जाति का वोट लेना आपको बताना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की राजनीति, ब्रजेश मिश्रा एक बड़ा चैनल चलाते हैं, एक लाइन बोल दूं, एक बड़ा चैनल चलाते हैं, आखिर 40 घंटे की जांच के बाद उन पर कुछ नहीं निकला। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो वो ब्राह्मण नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं ये सरकार के खिलाफ बोलता है, इसको उठा के बंद कर दो, इसको उठा के ये कर दो। तो वो अपराधी भी इस संदिग्ध घेरे में आते हैं जिनका इनकाउंटर होता है। हो सकता है उस अपराधी ने किसी बीजेपी के नेता से उसकी टकन चलती हो, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया हो, उसकी मनसा अपराध करने की न रही हो। तो ये चीज क्वेश्चनिंग है, और बार बार ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है बीजेपी की सरकार से कि आखिर ये क्या आपने किया है। आज तक उत्तर प्रदेश में इस तरह का नहीं हुआ कोई काम कि इतने ब्राह्मणों की हत्याएं और इनकाउंटर कर दिए जाए, कभी भी नहीं हुआ। मैं साक्षी हूं इस बात का। चलिए, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जी, मैंने आपसे सवाल किया था, आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आपका सवाल क्या था? मैं एक बार और दोहरा देता हूं कि क्या केवल वोट लेने के बाद कोई भी दल, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, जो गरीब ब्राह्मण हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिनके पास न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है सही से, उनके लिए तीनों पार्टियों में से किसने क्या किया है? देखिए, जो गरीब है वो किसी भी जाति का हो, एक दिन में तो अमीर बनाया नहीं जा सकता। ना मोदी जी वाला फार्मूला है कि एक गुजरात के व्यापारी को एशिया का नंबर 3 का व्यापारी बना दिए, वो वाला फार्मूला हमारे पास है नहीं। हम तो किसी इंसान को स्टेप वाइज आगे बढ़ा सकते हैं। हमने लैपटॉप दिया, अगर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सौगंध खा के कह रहा हूँ कि 18 लाख लैपटॉप में सबसे ज्यादा लैपटॉप अगर किसी को रातों रात क्योंकि सैफई परिवार के कितने लोग अरबपति करोड़पति हो गए, रातों रात अरबपति करोड़पति हो गए सैफई परिवार के। इसका कोई इनको ये बयान देंगे? इस पर नहीं बताएंगे। उन गरीबों की अगर बात करी जाए, गरीब ब्राह्मणों के उत्थान की बात करी जाए, तो जब तक सत्ता रहती है तब तक मलाई सिर्फ और सिर्फ एक जाति पे केंद्रित करके वो लोग मलाई खाते हैं, और जब सत्ता नहीं रहती है तो इनको हर जाति दिखती है। इनका विकास उत्तर प्रदेश का विकास दुबे के द्वारा पसंद आता है, इनका विकास अतीक अहमद के द्वारा पसंद आता है, इनका विकास मुख्तार अंसारी के द्वारा पसंद आता है, इनका विकास पूर्वांचल के और तमाम बड़े माफियाओं के द्वारा पसंद आता है, इनको सिर्फ विकास रामवृक्ष यादव के द्वारा पसंद आता है, इनको विकास सिर्फ आजम खान जैसे भूमाफिया के द्वारा पसंद आता है। ये उत्तर प्रदेश में विकास की एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हैं। ये विकास नहीं, ये विकास दुबे जैसे अपराधियों के साथ खड़े होकर के विकास की परिकल्पना करते हैं। कोई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्वांचल का नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया आदित्यनाथ बिष्ट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने लगातार उन पे जो मुकदमे दर्ज हुए वो किसी अपराधी पे ही दर्ज होते। मुझ पे नहीं दर्ज हो गए, हमारे नेता पे नहीं दर्ज हो गए। भैया दिनेश
दिनेश जी खुलेआम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुलायम सिंह जी ने आईपीएस अधिकारियों को धमकाना, बड़े बड़े अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बैठाल करके उनको चाय पिलाना और श्रीमान अखिलेश यादव की सत्ता पाते ही बड़े बड़े आतंकी और अपराधियों के मुकदमे वापस लेना। चार बड़े दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं, बड़े बड़े भूमाफिया, बलात्कारी, अपहरणकर्ता समाजवादी पार्टी से समर्थित होते थे। क्या आप इस पर कोई जवाब देंगे? आप ब्राह्मणों की चिंता छोड़ दीजिए। कन्नौज के अंदर ब्राह्मणों का खुलेआम अपमान किया गया, सुल्तानपुर के अंदर ब्राह्मणों को कहा गया कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। इनके विधायक का ही वक्तव्य है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे, उनकी कोई हेल्प ना करे। कन्नौज में ब्राह्मणों को किस तरीके से अपमानित किया गया, ये लोग किस ब्राह्मण सम्मान की बात करते हैं? आप कम से कम समानता की बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी समरसता और समानता की बात करती है, सभी को, सभी वर्ग को आगे लेकर के चलती है। अगर पिछड़ा कोई भी हो, अगर उसको विकास की, उसको अगर योजनाओं का लाभ पहुंचाना है तो बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं। अगर उसको लाइट देनी है तो बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं। 2 करोड़ 80 लाख किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। क्या किसी के साथ भेदभाव किया गया? किसी की जात पूछ करके उसको दिया गया क्या? हमने क्या लैपटॉप जात पूछ के बांटा था क्या? हमने बिल्कुल जात के लिए बिल्कुल जात पूछ करके बांटा गया, जात पूछ करके बांटा गया। आप डाटा उठा करके देख लीजिए, आप पुरानी सरकार का डाटा उठा कर देख लीजिए, चाहे वो नौकरी हो, नौकरियों में जो सबसे कम इनका आंकड़ा रहा है, इनका जो है 3 लाख के आसपास उसके अंदर का आंकड़ा रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा एक वर्ग के, एक जात के लोगों को भर्ती किया गया। क्या आप इस पे जवाब देंगे? सैफाई, मैनपुरी और इटावा और रामपुर के अलावा क्या बिजली रहती थी कहीं पर? आज उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों के अंदर बराबर बिजली मिल रही है। चलिए सुन लीजिए। दिनेश जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये सरकार बीजेपी की है, सारे आंकड़े बीजेपी के पास है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, करबस प्रार्थना कर रहा हूँ, आज जितना भी सरकारी एम्प्लॉय है उत्तर प्रदेश में, उसकी जातिवार संख्या बता दो आप कि सबसे ज्यादा किस जाति का, इतना बता दो बस। यही जनता जानना चाहती, पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी भर्तियां हुई है, कौन जाति का आदमी कितनी सरकारी नौकरियों में। आईपीएस आईएएस से लेकर जो पीट रहे हैं, देखिए हम बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए जातिगत राजनीति अब उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत राजनीति और परिवारवाद से उब चुकी है। जी राजीव जी, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करना चाहती है। 2 मिनट रुकिए बनाइए। जी राजीव जी को राजीव जी को भी बोलने दीजिए। 2-3 बातों को मैं पोस्ट करूंगा। आपने कहा कि हम पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आप 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या आपने किसी छोटे से छोटे बिजली घर का जो मूल ढांचा था उसको आपने कहीं नींव रखने का प्रयास किया? ये सारे बिजली घर, हमने 5 बिजली घर 2007 से 2012 के बीच में 6 बिजली घर हमने उस समय बनाया था, जिसका उत्पादन सुनिएगा आप सुनने का भी क्षमता रखिए। बिजली क्यों नहीं आती थी ये बताइए ना, बिजली क्यों नहीं आती थी? आज हम बिजली दे पा रहे हैं तो बिजली कहीं आसमान से नहीं आ रही है। वही व्यवस्था है पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर संचालन कर रहे हैं विद्युत विभाग को, और बिजली दे पा रहे हैं। 2007 के पहले बिजली का जितना उत्पादन चाहिए था जनता को, उतना उत्पादन नहीं मिल पाता था, और लिहाजा छोटे छोटे सब स्टेशन से लेकर छोटे छोटे बिजली घर बनाए गए, जिनके कारण आपको 2017 आते आते ये सारे बिजली घर चालू हो गए। 2007-06 में उद्घाटन हुए थे वो सारे बिजली घर, 2012 तक कंप्लीट, 15 तक हो गए, और आपको आपूर्ति के लिए पूरी बिजली मिलने लगी। जब आपकी सरकार थी मान्यवर, तब आप हाथी बनाने में लगे हुए थे, तब आप हजारों हाथी खड़े करने में लगे हुए थे। आपको उत्तर प्रदेश के विकास की और गरीबों की चिंता थी नहीं। ना तो दलितों के उत्थान के नाम पर बनी हुई पार्टी, ना ही दलितों का उत्थान किया, ना गरीबों का उत्थान किया, सिर्फ और सिर्फ दलित की बेटी, फौलत की बेटी बन गई।
जो 2 ठग आप ले आए, उन 2 ठगों ने पूरे भारत को ठगने का काम किया। यही ठग को आज हटा करके और जा रहे हैं हम सत्ता पाने। यही ब्राह्मण आपको देख करके बोल दिया था कि ब्राह्मणों का राजीव जी, अगर मैं देखिए आपकी तरीके से इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन सुश्री मायावती जी से उनके दर्शन करने के लिए भी अगर पैसा जमा करना पड़ता है तो यह सबसे बड़ी दुखद बात है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, बिना पैसा दिए आप अपनी नेता के दर्शन तक नहीं कर सकते। ये तो आपका काम है, आप आरोप लगाइए, जो कहना है कहिए, लेकिन हमारे नेता ये काला ठोके कहती है कि मैं किसी बनिया बड़े व्यापारी से घूस और रुपया नहीं लेती हूँ, तो 5 साल में 5-5 हजार करोड़ रुपया का कार्यालय माननीय गिरीश शुक्ला जी और योगी जी अपने घर से बनवा देते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो तंबू में थे वो 5,000 करोड़ के 7 स्टार बन गए। कम से कम इतना आप बताने का प्रयास करेंगे। जनता की काली कमाई बड़े बड़े बनियों को देकर के उत्तर प्रदेश की जनता के दलितों की गाढ़ी कमाई का पैसा, दलितों के वोट लेकर के, दलितों के गरीबों के वोट लेकर के बड़े बंगले में बैठने वाली सुश्री मायावती जी क्या गारंटी दे सकती हैं कि ब्राह्मणों को 2022 में बिना पैसा लिए टिकट देंगी? बिल्कुल टिकट देंगे। ये तो आपका आरोप है कि पैसा देती है। चलिए मनोज जी, तो अपनी सरकार चलाने के लिए, हम तो अपनी पार्टी को चलाने के लिए अगर चंदा देते हैं तो आप उसको आरोप में पैसा कहते हैं, और आप ये नहीं बताते हैं कि हमारे दल का चंदा कहां से आ जाता है। हमारे दल का कार्यालय 5 साल में कौन सी जनता पैसा देती है जिससे 7 स्टार आपका कार्यालय बन जाता है। विनीत जी, इसके बारे में जनता पूछेगी इसी चुनाव में कि आप हर प्रदेश के हर कोने कोने में, राज्य के नहीं पूरे भारत में आपके कार्यालय इन 5 सालों में बन गया। ये कौन सा काला धन था जिससे कार्यालय बना, ये भी जनता पूछेगी। देखिए जनता पूछेगी कि गांव-गांव में बिना भेदभाव के बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, बिना भेदभाव के शौचालय मिला कि नहीं मिला, उनको आवास मिला कि नहीं मिला, दलित और शोषित वंचित गरीबों को जिनकी छत उजाड़ने का काम आप लोगों ने किया था, उनको अगर छत मुहैया किसी ने कराई है तो भाजपा सरकार ने कराई है। कितना बैकलॉग नौकरी दिया आप बताएंगे? आप किसी एक पेपर में छपा हुआ वो चीज दिखा देंगे जिसमें छपा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब तबका है, जो दिनेश जी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सारे दल सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। विडंबना तो काफी है। विडंबनाओं की तो बात ही है कि मैं किसी दूसरे विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूँ, आप अपने राजनीतिक मुद्दे लेकर, अन्य मुद्दे लेकर आप आपस में बात कर रहे हैं। मैंने तीनों मेहमानों से मेरा सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। विधायक और नेता कौन है कि जिनको राजीव जी, ये भाजपा करे, राजीव जी, ब्राह्मण बचा ही नहीं है। राजीव जी, मैंने तीनों नेताओं से अपना सवाल पूछा और मुझे किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। इससे मुझे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही ब्राह्मण को सीढ़ी बनाया जाता है। दिनेश जी, हमने आपको पहली लाइन में जवाब दिया कि गरीब कन्याओं की भेदभाव के उनके विवाह कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। उनको 51,000 रुपया हर गरीब कन्याओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। रिजर्वेशन ले लिया द्विवेदी जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ले लेते हैं। अब बताइए, गरीबों के लिए रिजर्वेशन मांगा जाता है, द्विवेदी जी का भाई प्रोफेसर बन जाता है। इस तरह का काम विनय जी आप लोग करते हैं। पूरे समाज के अंदर ब्राह्मण समाज तो कर रहा है कि किसी गरीब ब्राह्मण को जिस पद पे जाना चाहिए था उस पद पे सतीश द्विवेदी जी के भाई जो है जा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी पाते हैं। ये शर्म आनी चाहिए आपको कि एक मंत्री जो है अपने को बीपीएल इसी पंचायत चुनाव में गरीब मनरेगा में नौकरी करने वाले लोगों के परिवार के लोग जिला पंचायत बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। ये भाजपा सरकार में ही संभव हो पाया है। अगर पुरानी सरकारें होती तो बड़े बड़े माफिया इन पदों पर पहुंचते। आज गरीब मनरेगा में मजदूरी करने वाले के परिवार वाले जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख स्तर, ग्रामीण स्तर के बड़े पदों पर अगर पहुंचे हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी आप बताइए। सारे विधायक
सारे मंत्रियों के भाई भतीजे पत्नी इस पद पे बैठे हुए हैं। जिला पंचायत का चाहे अध्यक्ष चाहे ब्लॉक प्रमुख, आप उठा के कहिए तो लिस्ट दे दूं। उत्तर प्रदेश का हर बड़ा नेता आपका जो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री है, उनके पारिवारिक सदस्य जो है ब्लॉकों पे और जिला पंचायतों में आपने कब्जा कराया। इस चुनाव थोड़ी कहते हैं, इसको तो कब्जा कहते हैं। और जिस कब्जे के चक्कर में आप लोग फंस गए, कब्जा करते करते एक महिला के साथ जो, एक नहीं दो महिलाओं के साथ जो हुआ, वो पूरा भारत देख के शर्मसार हो गया। आज देख के शर्मसार हो गया कि इस तरह के भी चुनाव होते हैं क्या भारत के अंदर, जिसमें महिला का चीरहरण किया जाता है और वो भी शासन प्रशासन के सामने। पुलिस वहीं खड़ी है, आपको रोक नहीं रही है और आपके लोग जो है महिला का चीरहरण कर रहे हैं, साड़ी खींच रहे हैं। इस युग में जो दुशासन और दुर्योधन के युग में हुआ कर इस तरह का काम आपने किया, ये तो कतई समाज नहीं स्वीकार राजीव जी, अब मनोज जी को भी कुछ बोलने दीजिए, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोले। बहुत ईमानदारी से फिर कहूंगा, समाजवादियों ने जो बनाया, बसपा के लोगों ने जो बनाया उत्तर प्रदेश में, जो कुछ भी बनाया, उससे आज उत्तर प्रदेश की सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है। चाहे 1 रुपए मिल रहा है और चाहे 1 लाख करोड़ मिल रहा है, वो आ रहा है रेवेन्यू। चाहे वो पार्क हो, चाहे वो समाजवादी की मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आपका जीपी सेंटर हो, या चाहे जो हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क हो, सब जगह से रेवेन्यू आ रहा है। आपने क्या बनाया है जिससे रेवेन्यू आ रहा है? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उससे भी रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, 100 करोड़ रुपए सालाना आता है। लेकिन पता है इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने ओवरब्रिज के किनारे पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग। कहीं पे भगवान जी की, कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी की, कहीं अटल जी की। उस पेंटिंग से पता नहीं कितना उत्तर प्रदेश की सरकार को ये मेरा दिनेश जी, यहाँ भी नफरत इनके, देखिए साफ साफ नफरत नजर आ रही है। अगर देवताओं की और महापुरुषों की तस्वीर बनती है तो इनको नफरत नजर, इसमें भी नफरत करने का मौका मिल रहा है। बताइए ना, वहीं किनारे खड़े होकर लोग टॉयलेट करते हैं। आपको तो नहीं पता है कि सड़क के किनारे भगवान की मूर्ति बनाने से क्या होता है, आपको नहीं मालूम है तो आप ना जानो। हमें मालूम है कि क्या होता है समाज में। वहीं पे जानवर गंदगी करते, वहीं कुत्ते टॉयलेट करते, वहीं आदमी भी दारू पी के टॉयलेट करते हैं। भाई समझदार आदमी तो ईश्वर की पेंटिंग तो नहीं करेगा, लेकिन आप लोग समझदार लोग हो। खैर, आपकी समझदारी ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों की यही विचार है, महापुरुषों के अपमान करने के लिए, महापुरुषों के अपमान करने के लिए अगर आप यही तरीके, इसी तरीके के कृत्य करते रहेंगे, इसी तरीके के कृत्य करते रहेंगे तो जनता आपको जवाब देने के लिए बैठी है। मान्यवर, 2022 में उत्तर प्रदेश की संस्कृति को कुचलने वाले नकली समाजवादियों को जनता फिर से जवाब देगी। जो धोखे उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने वाले नकली समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता फिर से जवाब देगी। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले सन्यासियों के परिक्रमा मार्ग को बाधित करने वाले सन्यासियों पर लाठियां चलवाने वाले, सांस्कृतिक धरोहरों को कुचलने वाले नकली समाजवादियों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पहचानती है और को फिर जवाब देगी। कौन है? पाकिस्तान के इमरान खान है क्या असली वाले समाजवादी? उन्हीं को बुलाओगे क्या? अगर हम नकली वाले हैं तो हम ही असली वाले हैं। आप परेशान ना हो, आप पूछते हैं। आपका सवाल दिनेश जी बिल्कुल वाजिब है कि क्या हम गरीबों के लिए करें। हमने जो लैपटॉप दिया वो गरीबों को ही मिला था। देंगे क्या? हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें सरकारी नौकरियां भी होंगी और रोजगार भी होगा। बिल्कुल क्लियर कट पहली कलम से देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2000 रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे, जो गरीब महिलाएं हैं, और उसकी संख्या करोड़ों में होगी। कोई 2-4 लाख नहीं होंगे, न 2 लाख किसान की तरह होगा, कई करोड़ में होंगी। वो हम उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। तो वो इस तरह के तमाम सारे काम। मनोज जी, इसमें विशेष रूप से कुछ गरीब ब्राह्मणों के लिए होगा? विशेष रूप से नहीं। आप, मैं कहने कहा ना, आप अगर हमारे लैपटॉप की योजना को देख लीजिए कि उसमें कितने ब्राह्मणों को लैपटॉप मिला। मैं दावे से कह रहा हूँ कम से कम 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मणों को लैपटॉप मिला। जिस एडीएम ने उन्नाव में पत्रकार को दौड़ा के मारा था, वीडियो आपने भी देखा होगा, उसको भी हमारी सरकार ने लैपटॉप दिया था, तब उसने इंटर पास किया था। हमारी सरकार ने उसको दिया था लैपटॉप, और जिसको इनके अधिकारी ने दौड़ा के उसको घसीट के मारा था, वो भी ब्राह्मण ही था।
कितने ब्राह्मणों पे अत्याचार मैं गिनाऊं? अगर मैं गिनाने लगूंगा तो डिबेट में सिर्फ ब्राह्मण अत्याचार ही रहेगा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बहुत डेमोलाइज हो जाएगी बीजेपी, बोल भी नहीं पाएंगे, सपने में सिर्फ ब्राह्मण ही आएंगे और वो दिक्कत होगा बीजेपी के लिए। वो पता नहीं क्या क्या सपने में आ जाएगा। समाजवादियों के सपने में ब्राह्मण आने लगे हैं। समाजवादी जब सत्ता में रहते हैं तो मलाई अपने लोगों को खिलाते हैं। गरीब किसानों के गन्ना किसानों का बकाया पैसा सफाई के नाच गाने में लुटा देते हैं और उस कर्जे को भाजपा सरकार अदा करती है। किसानों का बकाया भी भाजपा सरकार अदा करती है, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सफाई के नाच गाने में लुटा दिया। नेताजी के लिए लंदन से बग्घी मंगाने में लुटा दिया। नेताजी के लिए लंदन से बग्घी आती है, उसमें गरीब किसानों का, गरीबों का पैसा, गरीबों का खून चूस करके पैसा जिस तरीके से नकली समाजवादियों ने लुटाया था, अपनों को लुटाया और सफाई के नाच गाने में लुटाया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को इस तरीके से गरीबों के हक से पैसे को लूटने नहीं देगी। कैसे? इनकम टैक्स बढ़ा के, बिजली का बिल दाम बढ़ा के, हक का पैसा तो 4,000 रुपए आया उत्तर प्रदेश में। भारत के लूट लिया गरीब जनता को सरकार ने। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोरोना काल चल रहा है, इधर कर्मचारियों के तनख्वाह से पैसा काटा जा रहा है, इधर घंटा के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। और बिल्कुल मोदी जी माननीय थोड़ा पढ़ लिख करके आया करिए राजीव जी, थोड़ा पढ़ के आया करिए। एडवांस में वेतन भुगतान एडवांस में कर्मचारियों का, राज्य सरकार के कर्मचारियों का एडवांस में भुगतान इसी कोविड काल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आप शायद पढ़ते नहीं है, आपको शायद दिखाई नहीं पड़ता है। आप 5 स्टार बंगले में बैठ करके जो दलितों की नेता है उनको शायद ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से आपने परेशान किया मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, परेशान करने के बाद इसी जी, जी। के अंदर आपके राजीव जी, पाकिस्तान जहाज राजीव जी, जिसमें वो घूमे राजीव जी, क्या ये इतनी आवश्यकता थी क्या? ये तो अभी राजीव जी, मेरी एक बात हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए बढ़िया से बढ़िया जहाज चाहिए, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन राजीव जी, समय और मौका पे ऐसे नहीं कि कोरोना काल में आप भारी से भारी टैक्स लादते जाइए, कर्मचारी को तबाह करते जाइए, जनता को तबाह करते राजीव जाइए। जी, माफ कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजीव जी, महत्वपूर्ण बात, आपको पता है दिनेश जी कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ब्राह्मण अगर सबसे ज्यादा किसी नौकरी में है तो शिक्षा में है, निश्चित तौर पे। आपको पता है लखनऊ में जो हमारी सरकार के दौरान जो शिक्षा मित्रों को हमने 4,000 रुपए से 40,000 रुपए जब उनका वेतन किया तो कौन लाभार्थी सबसे ज्यादा हुआ? ब्राह्मण। आप उसकी संख्या गिन सकते हैं। लेकिन इस भौतिक चमत्कारिक ऐतिहासिक सरकार ने 40,000 को लाके 9,000 रुपए पे 10,000 पे रोक दिया। आप सोचिए कैसे उस समाज का विस्तार कर सकती है, उनको फायदा पहुंचा सकती है जो समाज सबसे ज्यादा प्रतिभागी है। किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत हो मुझ पर मुकदमा लिखवा दो, मुझे इसी डिबेट में आप बेइज्जत कर सकते हो अगर मेरे आंकड़े दुरुस्त ना हो। 1 करोड़ से ज्यादा संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, 1,75,000 शिक्षा मित्र है, 1,75,000। उसमें कितनी संख्या ब्राह्मणों की? विनीत शुक्ला के भी जानने वाले तमाम रिश्तेदार होंगे शिक्षा मित्र, उनको 40,000 से 10,000 पे ले आए। अभी तक डबल इंजन की सरकार उनका उद्धार नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? आपको तो कर देना चाहिए। मनोज जी, चुनाव आया है कल ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को कुछ बढ़ाएगी सरकार, लग रहा है। नहीं, अब सवाल उठाना पड़ेगा। बढ़ाए सरकार ने, सत्ता होगी है उन शिक्षा मित्रों के कहा था, मोदी जी ने कहा था राजीव जी कि समाजवादियों से अच्छा न्याय देंगे आपको, यानी 40,000 से 60,000 करेंगे। उल्टे मिला क्या 10,000 रुपए। और इसके बाद उनको चलिए विनीत जी, करा दी। विनीत जी एक कमेंट आपसे हो बस। जी दिनेश जी, मैं अभी सभी पैनलिस्टों को मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जाति, जमात, पंथ, मजहब और परिवारवाद से
उठ करके विकास के साथ है। जो विकास का मानक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिखाया है, उस विकास के साथ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और इनका विकास सिर्फ विकास दुबे में छुपता है, इनका विकास मुख्तार अंसारी में छिपता है, इनका विकास चलिए समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया। मनोज जी 20 सेकंड में आप और अपनी बात पूरी कर लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का विकास अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान में छिपता है। कि आप सर्वांगीण विकास करते हैं, सबका विकास करते हैं, तो आज निषाद समाज आपके साथ है, आप फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगाने देते हैं, ये क्या विकास है? क्या किसी की आजादी को आप हनन करते हैं? आप अगर कहते हैं कि आप सारे समाज को देखते हैं, तो सोनेलाल पटेल के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसमें विरोध क्यों होता है? सरकार ने उस विरोध को क्यों नहीं खंडन किया अब तक? इस तरह के तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी को हक नहीं देती हैं, सिर्फ गोरखपुर के शाही लोगों को छोड़ के। चलिए ज्यादा अधिकार उन्हीं को मिल रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनावों से पहले सभी दल अपने अपने वोटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट, ज़्यादा से ज़्यादा जातियों के वोट, ज़्यादा से ज़्यादा दलों के वोट किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और उसी के लिए प्रयास भी चल रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।